पीएम मोदी के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही। विपक्षी नेता समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला करें। विपक्ष के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नेता, जिसकी वजह से देश के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग ये सब देखकर तिलमिलाए जा रहे हैं। अब बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद संजय राउत के बहकावे में आकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया था, लेकिन अब इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे भुगत रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद ये साफ हो गया है कि असली शिवसेना शिंदे ही शिवसेना ही है। महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया है कि वो ही परिवारवाद के खिलाफ है, इसीलिए लोग उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे रहे, एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में बीजेपी का जलवा देखकर संजय राउत बौखला चुके हैं। दूसरी तरफ विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। मनरेगा की जगह नया बीबीजी राम जी कानून लाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी न तो महात्मा गांधी और न ही भगवान राम का सम्मान करती है, बल्कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया, बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन उनके सिद्धांतों को अनदेखा कर दिया। इसी तरह से बीजेपी सरकार चलती है। सुरजेवाला ने दावा किया कि मनरेगा कानून और विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन कानून के चलते कई लोगों के जीवन पर असर पड़ा था। सुरजेवाला ने दावा किया कि मनरेगा कानून की जगह जो नया कानून लाया गया है, उससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के 12.5 करोड़ गरीब लोग प्रभावित होंगे और अगर उनके परिवारजनों को भी ले लिया जाए तो ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचेगा। दर्शकों, सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी भगवान राम का सम्मान नहीं करती, बल्कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। लेकिन सुरजेवाला को ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर भी बना है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि देश के लोग वीवीजी राम जी कानून के समर्थन में हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस वीवीजी राम जी लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग वीवीजी राम जी कानून के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष के लोग चौतरफा घिर गए हैं और कैसे बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव गुट के लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और साथ ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने 15 जनवरी को होने वाले 29 नगर निगम चुनावों से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति उम्मीदवारों की रिकॉर्ड संख्या में निर्विरोध जीत की आलोचना की। संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला करते हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि चुनाव तो 15 जनवरी को होंगे, लेकिन मतदान से पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाले 68 महायुति उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। इन उम्मीदवारों में ऐसा कौन सा महान काम किया है? अगर लोग बिना विरोध के चुने जाते तो चुनाव क्यों हो रहे हैं? मतदाता क्या करें? दुनिया के इतिहास में कभी भी इतने सारे निर्विरोध लोग नहीं चुने गए। वहीं सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी एनसीपी के प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ के बीजेपी नेताओं पर उम्मीदवारी वापस लेने की धमकी देने का आरोप लगाया। पवार के इस बयान को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने इस मुद्दे को लेकर अजीत पवार से सवाल करते हुए पूछा कि फिर आप सरकार में क्या कर रहे हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने अजीत पवार को फिर से शरद पवार के साथ आने की सलाह भी दे डाली। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार एक अलग राह पर चलते नजर आ रहे हैं, उनका इरादा साफ है, बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अजीत पवार को नसीहत देते हुए कहा कि शरद पवार के पास वापस आ जाएं। दर्शकों, संजय राउत एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। महाराष्ट्र में बड़े शहरों के चुनावी दंगल में गठबंधन के टूटने बिखरने और नए गठजोड़ होने के बाद जुबानी हमले जारी हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अजीत पवार से चाचा यानी शरद पवार के पास लौट आने की अपील की है। राउत ने चुनावी माहौल में नमक रगड़ते हुए ये कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के साथ विलय कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों गुटों ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निकायों के चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों से उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं कि हार के बाद सबसे ज्यादा लोग उन्हीं पर निशाना साधने क्यों आ गए कि वो उद्धव ठाकरे के चाणक्य बनकर घूमते हैं।
राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये लीडर ऑफ पर्यटन हो चुके हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि संसद सत्र के दौरान बर्लिन में छुट्टी मनाने के बाद अभी लौटे ही थे कि एक बार फिर एक नया साल मनाने के लिए वियतनाम पहुंच गए। कांग्रेस की लगातार हार हो रही है और राहुल गांधी अपनी विदेशी यात्राओं को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। 2025 कांग्रेस के लिए चलते रहने लेकिन न पहुंच पाने का साल था। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की 1300 किलोमीटर की बिहार यात्रा सुर्खियों में तो रही, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। बिहार में तो कांग्रेस की करारी हार हुई ही, वहीं उससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में कमजोर पार्टी होती चली गई। झारखंड अपवाद रहा, जहां मजबूत सहयोगी और कल्याणकारी एजेंडे ने पार्टी को सहारा दे दिया। वहीं इस बीच अब मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो 10 जनवरी से 25 फरवरी तक देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। पार्टी का कहना है कि नए बीबीजी रामजी एक्ट के जरिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी खत्म की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने इस कानून को गरीब और साथ ही मजदूर विरोधी बताया है। वहीं अब एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। दर्शकों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लगातार हिंदू युवकों की लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं और इसे लेकर भारत में आक्रोश है। इस मुद्दे पर देश में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा उठा। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो पीसी छोड़कर भी चले गए। इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और आंध्र प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता विनुषा रेड्डी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट में ये कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत के बारे में पूछा गया तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल वहां से चले गए। सोचिए, अगर यही सवाल गाजा के बारे में होता तो कितना हंगामा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और बयान दिए जाते। बीजेपी के एक और प्रवक्ता विनुषा रेड्डी ने भी कांग्रेस नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने को लेकर सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता विनुषा रेड्डी ने एक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सवाल पूछे जाने पर जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल क्यों चले गए और कांग्रेस ने अपनी ही वीडियो में वो हिस्सा क्यों काट दिया। ये तो बेशर्मी है। दर्शकों, बीजेपी के दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो शेयर की। विनुषा रेड्डी ने एक्स पोस्ट में 2 वीडियो शेयर किए, जिसमें एक वीडियो में नजर आ रहा है कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर सवाल किए गए। हालांकि जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने उस पर बोलने से मना कर दिया। वहीं बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शेयर किए गए वीडियो में बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर पूछे गए सवाल को ही काट दिया, उसे वीडियो में रखा ही नहीं गया। इसे लेकर बीजेपी नेता विनुषा रेड्डी ने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को टारगेट किया है। आपको बता दें, विकसित भारत जी राम जी के खिलाफ कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इसी को लेकर जयराम रमेश और कांग्रेस के दूसरे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दे रहे थे। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं बल्कि मनरेगा बचाओ संग्राम है। इसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। दर्शकों, बीएमसी चुनाव से लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत और राज ठाकरे पूरे जोर शोर से लगे हैं कि मराठी वोटों को एकजुट कर बीएमसी में जीत हासिल कर लें। वोटिंग से पहले ही महायुति को खुशखबरी मिल चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने बगैर वोट पड़े ही 66 सीटें जीत ली हैं। नगर निकाय चुनावों में मतदान से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवार कई स्थानीय निकायों में बिना किसी मुकाबले के निर्वाचित हो गए हैं। इनमें से 44 उम्मीदवार बीजेपी के हैं। अब सवाल है कि आखिर बगैर वोट पड़े कैसे बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने कुल 68 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है। तो इसको ऐसे समझे कि शुक्रवार का दिन उम्मीदवारों के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। ऐसे में कई अन्य पार्टियों और गठबंधनों के उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बस इसी से महायुति को गुड न्यूज मिल गई। इससे 68 महायुति उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। इस तरह महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही बीजेपी ने 44, शिवसेना ने 22, एनसीपी ने 2 सीट जीत हासिल कर ली। वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सबसे ज्यादा 21 महायुति उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।
इनमें 15 बीजेपी और 6 शिवसेना शिंदे गुट के हैं। वहीं उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव, जो लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां भी दोनों पार्टियों के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। यही ट्रेंड मुंबई महानगर क्षेत्र के पनवेल में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी के 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पार्टी के भिवंडी में भी 6 सीटों पर बिना मुकाबला जीत दर्ज की गई, जो काफी समय से एनसीपी शरद पवार गुट का गढ़ रहा है। वहीं बीएमसी चुनाव में वोटर्स के लिए पार्षद के चेहरे पार्टी, धर्म, जाति से ज्यादा उनके काम के आधार पर वोट डालेंगे। 44% से 54% तक लोगों ने अपनी राय में पार्षद के काम को ही सबसे बड़ा फैक्टर बताया है। इधर विधानसभा चुनावों के ट्रेंड पर ही बीएमसी चुनावों में भी महिलाओं का 50% समर्थन बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन को मिल सकता है। वहीं मराठी मानुष का शिवसेना यूबीटी एमएनएस को 44% और बीजेपी शिवसेना शिंदे को 42% समर्थन दिखा रहा है। यानी मराठी वोट में एक तरफा ठाकरे ब्रदर्स के साथ नहीं है। उधर मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा 41% नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात, उत्तर और साथ ही दक्षिण भारत समुदाय में बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन को 53% समर्थन मिल सकता है। हालांकि अभी भी 60% लोगों ने वोट करने का मन नहीं बनाया। ये सभी आंकड़े एस इंडिया स्ट्रैटेजीज LLP की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आए हैं। इस सर्वे को 17 से 24 दिसंबर 2025 के बीच किया गया है, जिसमें अलग अलग उम्र वर्ग और सामाजिक समूहों के 1000 से ज्यादा लोगों ने राय ली थी। कांग्रेस के नेता और समर्थक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अक्सर विदेश छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर हैं। अब राहुल गांधी नए साल की शुरुआत में छुट्टियां मनाने वियतनाम गए हैं। वहां से लौटने के तुरंत बाद वो मनरेगा बचाओ अभियान की रैलियों में शामिल होंगे। महात्मा गांधी ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अपनी भूमिका पूरी कर एक लोक सेवक संघ में विलीन हो जाएगी और सत्ता की चाबी जनता के हाथों में सौंप देगी। लेकिन आजादी के बाद इतिहास ने गांधी की कल्पना के परे नाटकीय मोड़ लिया है। 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, जो आजाद भारत से भी ज्यादा पुरानी है, अब भी चुनावी मैदान में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। कभी देश की राजनीति का केंद्र रही ये पार्टी अब अपनी ही पहचान खोती दिखाई दे रही है। सन 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधुनिक भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई है। लेकिन समय के साथ वो पार्टी, जो कभी राजनीति का केंद्र तय करती थी, आज उसी केंद्र को खोजने में संघर्ष कर रही है। पार्टी के भले ही नारे बुलंद हों और प्रदर्शन लंबे, लेकिन अब दबदबे की जगह नुकसान की भरपाई और पुरानी यादें वोट दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं अब एक मामले को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने व्यापारियों से चंदे को लेकर कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता दुबे का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने व्यापारियों से चंदे के लेन देन में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर सन 1960 से 1969 तक काम करने के बदले चंदा लेने का भी आरोप लगाया। गोंडा से बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर कैश यानी कि ब्लैक मनी का उपयोग बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन कर चेक बंद करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर 2 दस्तावेज भी पोस्ट किए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी और चंदे का भ्रष्टाचार। जब संसद में ये पता चला कि 1960 से लेकर 1969 तक सभी व्यापारियों ने केवल कांग्रेस पार्टी को ही काम कराने के बदले चंदा दिया है। इससे पहले आनंद फानन में 1969 में कैश यानी ब्लैक मनी का उपयोग बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन कर चेक बंद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि फिर 16 साल बाद सन 1985 में दोबारा कानून में बदलाव कर चेक और ब्लैक की बल्लेबाजी चालू कर दी गई। इतिहास ही चुनार का किला है। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी 15 दिसंबर को निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि सन 1960 के दशक में उन्होंने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को हिमालय में नंदा देवी चोटियों पर परमाणु शक्ति से चलने वाले निगरानी उपकरण लगाने की इजाजत दी थी। इसका मकसद कथित तौर पर चीन पर नजर रखना था। कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। संविधान बचाओ, वोट चोरी, जातिगत जनगणना जैसे नारों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। राहुल गांधी ने इसके लिए लंबी पदयात्राएं भी की। इन यात्राओं ने पार्टी से शायद लोगों को जोड़ा हो, लेकिन वोट कांग्रेस के खाते में तो नहीं आए। अब इस साल 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में केरल, असम और पुडुचेरी कांग्रेस के लिए अहम है।
इन चुनावों में पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी या वाम दलों का सामना करती है। अब देखना ये होगा कि 2026 में कांग्रेस एक भी राज्य में जीत दर्ज कर पाएगी या 2025 की ही तरह पार्टी सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें